हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के लिए मैनेजरल स्किल्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग। यूनिट 1 के एमसीक्यूज हम लोगों ने शुरू करे। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 एमसीक्यूज करे थे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक करेंगे। टारगेट हमारा यूनिट 1 ही है। इसके अंदर हैंडलिंग ऑफ एचआर। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये हम लोगों का सिलेबस है। हैंडलिंग ऑफ एचआर हम लोगों ने शुरू करा था। क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 30 लेकर आएंगे। An employee repeatedly violates the bank's code of conduct despite counseling. What should be the branch manager's next step? एक कोई एम्प्लॉय है जो बार बार कोई भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है जो उसे ब्रीच कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअल हेरेसमेंट से रिलेटेड हो या फिर करप्शन से रिलेटेड हो, बार बार लेट आया जा रहा है, कुछ तो ऐसा कर ही रहा है ना। तो ऐसे में ब्रांच मैनेजर का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो देखो, बार बार कर रहा है मतलब उसे समझा बुझा लिया, उसके बाद भी मानने को राजी नहीं है, तो कुछ तो एक्शन लेना होगा। ऑप्शन है इग्नोर द बिहेवियर। बिहेवियर इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसा कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। रिवॉर्ड द एम्प्लॉय। रिवार्ड क्यों ही करोगे जब वो गलत कर रहा है, तो इसे भी हटाओ। इमीडिएटली टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रोसीजर। नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना ब्रांच मैनेजर का काम नहीं होता। इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर द बैंक एचआर पॉलिसी। ये बिल्कुल सही है। कोई लाले की दुकान नहीं चल रही है, आपका बैंक है या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर प्रॉपर पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना होता है। प्रमोट द एम्प्लॉय, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर बैंक एचआर पॉलिसी। Discipline should be fair, consistent, and in accordance with the organizational rules. Proper procedure ensures justice and maintain workplace discipline. Which leadership approach is most suitable during banking crisis requiring immediate decision? कई बार क्या चाहिए होता है कि कुछ ऐसा क्राइसिस हो गया कि आपको इमीडिएट डिसीजन चाहिए। ऐसे में कौन सी लीडरशिप अप्रोच चाहिए? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव करोगे तो उसमें तो इमीडिएट डिसीजन हो ही नहीं पाएगी, सबकी अलग अलग राय रहेंगी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये तो वही पार्टिसिपेटिव का पार्ट हो जाता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मैंने आप लोगों को पीछे भी बोला था ना, जब भी लीडरशिप आई थी पिछले वीडियो में, कि आपको हर एक लीडरशिप को डिफाइन करना है। सेम आपको यहाँ पर भी इन्हें डिफाइन करना है कमेंट बॉक्स में। आपका रिवीजन का ये बेस्ट तरीका होता है। लेजिस फेयर रिलेशनशिप, ये भी ऐसा नहीं है। डेलीगेटिव लीडरशिप, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी तो आपने डिसीजन क्या लिया? आपने तो डिसीजन से जिम्मेदारी छोड़ दी, किसी और के ऊपर थोप दिया। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऐसे में बेस्ट होती है, क्योंकि वहां पे आपको ही डिसीजन लेना है और सबको आपका डिसीजन मानना है। तो इसके लिए सही आंसर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो जाएगा। जब भी इमरजेंसीज होती है या फिर जहाँ पे क्विक डिसीजन हमें चाहिए होते हैं, वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होता है वो मैनेजर्स को प्रॉम्प्टली डिसाइड करने में हेल्प करता है, जहाँ पे कंसल्टेशन में आपस में डिस्कस करने में टाइम लग सकता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज बेटर इन दीज टाइप ऑफ सिनेरियोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग? इसमें से एम्प्लॉय ट्रेनिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? ए, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। नहीं, क्योंकि नॉट पूछा है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ट्रेन करोगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। बेटर कस्टमर सर्विस, ये भी आंसर नहीं होगा। आप अच्छे से एम्प्लॉय को ट्रेन करोगे, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होगा, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसमें भी एम्प्लॉय अच्छा ही काम करेगा। रिड्यूस ऑपरेशनल एरर्स, ट्रेन करोगे तो उसके ऑपरेशनल एरर्स भी कम हो जाएंगे, तो ये भी अच्छी चीज है। इंक्रीज एम्प्लॉय इनकम्पिटेंस, ये नहीं है। एम्प्लॉय की इनकॉम्पिटेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगी, ट्रेन करोगे तो उसकी तो इनकॉम्पिटेंस कम होगी, इंक्रीज होगी नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट के लिए सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन ई है हायर एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। अगर एम्प्लॉय अच्छे से ट्रेन है, उसको काम की अच्छी नॉलेज है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये भी नॉट वाला आंसर में नहीं आएगा। ट्रेनिंग इज डिजाइन टू improve competence and efficiency. Properly trained employees makes fewer mistakes and provide better services. A manager consistently evaluates employee based on personal liking rather than performance. Which appraisal error is this? तो अप्रेजल में अलग अलग तरह के एरर्स आते हैं। तो ऐसे ही जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई मैनेजर किसी को पर्सनल लाइकिंग की वजह से फेवर कर रहा है रेदर देन परफॉर्मेंस, जो डायरेक्ट लैंग्वेज में बोले तो जो चाटने वाले एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलते हैं, वो बायसिंग होती है और उसको हम लोग हेलो इफेक्ट बोलते हैं। एचआर की टर्मिनोलॉजी में इसको हेलो इफेक्ट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेलो इफेक्ट अकर्स व्हेन पर्सनल इंप्रेशंस इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस रेटिंग। इफेक्टिव अप्रेजल शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड। तो हेलो इफेक्ट पर आपके अप्रेजल्स नहीं होने चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव एचआर कल्चर इन बैंक? पॉजिटिव एचआर कल्चर की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अगर ऐसा होगा तो एचआर कल्चर तो ऑलरेडी बहुत गंदा है कि मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म या फोरम ही नहीं है। फियर बेस्ड सुपरविजन। अगर डर का माहौल बना रहेगा तो फिर कैसे ही काम होगा? तो ये तो एचआर का अच्छा कल्चर नहीं है कि एम्प्लॉय डर डर के काम कर रहे हैं। एचआर का काम ही ये है कि एम्प्लॉय के अंदर डर ना रहे, एम्प्लॉय को भरोसा रहे किसी एक डिपार्टमेंट पे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टीम वर्क एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो जो इतना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वही एचआर का काम है। एचआर का काम सिर्फ अच्छे अच्छे काम होता है, करना ना करना अलग बात है, बट थ्योरेटिकली बुकिश उसमें तो एचआर अच्छे अच्छे काम करता है। तो ऑप्शन सी तो इसके लिए सही हो गया। बाकी देख लेते हैं। इग्नोरिंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एचआर हो तो एम्प्लॉय आपके पास नहीं आएगा तो कहाँ ही जाएगा। तो ऑप्शन डी भी गलत है। एक्सेसिव हैरार्की विदाउट फीडबैक। हैरार्की में अगर फीडबैक ना हो तो हैरार्की भी बेकार होती है, कोई फायदा नहीं होता इतनी हैरार्की में जाने का। तो ऑप्शन ई भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। A positive HR culture encourages collaboration, open communication, mutual trust. Such an environment improves employee engagement and organizational performance. A branch manager observes that an experienced employee is losing interest due to repetitive work. Which HR technique can help improve motivation? ब्रांच मैनेजर ने ये देख रहा है कि भाई कोई 5 साल 10 साल पुराना एम्प्लॉय है, उसका मन ही हट रहा है काम से, उसका काम करने का मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वही बोरिंग सा काम उसे रोज करना पड़ रहा है। शुरू में काम इंटरेस्टिंग लगता है, आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक वही काम कर लिया तो वो आपको बोरिंग बोरिंग लगने लगेगा। तो ऐसे में एचआर क्या करेगा? ऑप्शन ई सस्पेंड कर देगा। ये तो कोई तरीका नहीं होता। आपके काम अगर इतने बोरिंग है और आप उससे कुछ और काम नहीं करा रहे हो, तो सस्पेंशन तो सॉल्यूशन नहीं है, उसे कुछ और काम दे दो। तो ऑप्शन ई तो गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में उसका जॉब थोड़ी ना चेंज हो रहा है, उसका प्लेस ऑफ रोल चेंज हो रहा है। वहां जाके क्या काम मिलेगा क्या काम नहीं मिलेगा हमें क्या पता। तो ये भी नहीं मानेंगे। मान सकते हैं बट और ऑप्शन देख लो। स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ज्यादा नजर रख के क्या हो जाएगा, वो तो अपना काम कर ही रहा है, बट उसको उसका काम बोरिंग लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से उसी काम को करे जा रहा है। सैलरी रिडक्शन। पैसा कम क्यों करना है? पैसा तो किसी भी चीज पे आप कम कर सकते हो, बट क्यों ही करना है? पैसा कम करके उसका जो इंटरेस्ट खोया हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा। जॉब रोटेशन। अब डी से ज्यादा बेटर ऑप्शन ए है। जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्योंकि डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी तो इनडायरेक्ट था, ऑप्शन ए डायरेक्ट है। जॉब रोटेशन होगी तो वो कुछ और काम करेगा, कुछ और काम करेगा तो उस काम को सीखेगा, उस काम में उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर वो उसे बोरिंग नहीं लगेगा। तो आंसर ए विल बी द ऑप्शन। जॉब रोटेशन exposes employees to different responsibilities, reducing monotony and improving skills. It also prepare employees for higher responsibilities. अगला सवाल। Which of the following is the most important quality of an HR manager while handling employee grievances? एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडल करते समय एचआर मैनेजर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताओ। पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, एग्रेसिव बिहेवियर, डिले इन डिसीजन मेकिंग, इग्नोरिंग कंप्लेंट्स। अगर एचआर पार्शियल हो गया तो वो अच्छी क्वालिटी तो रहेगी नहीं। तो ऑप्शन ये तो हटाई दो। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये हमने पढ़ा भी है। एचआर के पास अगर आप एज अ एम्प्लॉय अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जा रहे हो, कोई ग्रीवेंस है, तो एचआर की जिम्मेदारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखे और इम्पार्शियल होकर आपको चीजें बताए। एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर क्यों? फिर तो एम्प्लॉय आपके पास आएगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर एम्प्लॉय एचआर से ही डरेगा तो पॉइंट ही क्या है कि एचआर के पास जाओ वो तो चिल्लाते रहते हैं। नहीं, एचआर को चिल्लाना नहीं है, एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये भी नहीं। डिसीजन तो आपके जल्दी होने चाहिए, बिना मतलब डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तो एम्प्लॉय को बोरिंग फील होगा, एम्प्लॉय को डिसरेस्पेक्टिव फील होगा, तो एम्प्लॉय फिर काम करने से हिचकिचाएगा, मोटिवेट फील नहीं करेगा। इग्नोरिंग कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स क्यों इग्नोर करनी है? अगर आप कंप्लेंट ही इग्नोर कर दोगे तो एम्प्लॉय जाएगा कहाँ है? एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय किसे बोलेगा? तो इसलिए ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Option B, confidentiality and impartiality. Employees' grievances should be handled fairly and confidentially to build trust. Impartial decision improve employee confidence in management. A branch manager delegates a responsibility of organizing a financial literacy camp to an officer. However, the manager remains unanswerable to the regional office for its success. This illustrates that.
तो इसमें क्या हुआ कि भाई एक ब्रांच मैनेजर था, उसने एक किसी ऑफिसर को बोला कि तुम्हें एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कराना है, बट मैनेजर का कोई आंसरेबल नहीं रहा रीजनल ऑफिस में उसकी सक्सेस का। इसका क्या मतलब है? ए, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। टू, responsibility cannot be delegated. C, accountability cannot be delegated. D, work cannot be delegated. E, leadership cannot be delegated. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। पीछे हमने एक क्वेश्चन में भी ऐसा पढ़ा था कि आप काम डेलीगेट कर रहे हो बट ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? ब्रांच मैनेजर की रहती है। अब मैनेजर में डेलीगेट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट अकाउंटेबिलिटी जो है फाइनल आउटकम की वो उसी के पास रहेगी। तो अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। जवाबदेही नहीं डेलीगेट की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क इन अ बैंक ब्रांच? अब हम बैंक ब्रांच में टीम वर्क की बात कर रहे हैं, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है? ए, एम्प्लॉयज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, तो फिर आपका टीम वर्क का तो पार्ट ही खत्म हो गया। बी, एम्प्लॉयज वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट कम्युनिकेशन, ये तो ऐसे हो गया कि मुंह चढ़ाकर बैठे हुए हो एक ही कमरे के अंदर और एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं है, बस अपना अपना काम किए जा रहे हो। तो ये भी कोई तुक नहीं होती है, ये भी कोई आपका बेस्ट इंडिकेटर का पार्ट नहीं है। एम्प्लॉय शेयरिंग नॉलेज एंड अचीविंग ब्रांच गोल्स टुगेदर, ये है टीम वर्क में यही करना होता है ना कि मिलजुल के आपस में आप काम कर रहे हो और एक साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं या इस केस में ब्रांच के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर रहे हो। डी, एम्प्लॉयज अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क में रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, एक टीम के अंदर भी अलग अलग लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, तो अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर नहीं हो सकता। ई, एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ओनली ऑन द ब्रांच मैनेजर, तो अब अगर हर कोई ब्रांच मैनेजर पर ही जाके डिपेंड करेगा तो ब्रांच मैनेजर थोड़ी ना सारा काम करता रहेगा, कैश भी निकाल कर दे, एफडी भी कराए, डिपॉजिट्स भी कराए, अकाउंट भी खोले, इंटरनेट बैंकिंग के इश्यूज भी देखे, सब सारा काम अगर ब्रांच मैनेजर करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसलिए ऑप्शन ई भी इसका आंसर नहीं है। हेंस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एम्प्लॉय शेयरिंग नॉलेज एंड अचीविंग ब्रांच गोल्स टुगेदर, teamwork is reflected through cooperation, communication, and shared responsibility. It enhances service quality and business performance. The process of identifying employees who have the potential to occupy senior position in the future is known as. अब एक ऐसे अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग उन एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फ्यूचर में सीनियर पोजीशंस को रख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी, सक्सेशन प्लानिंग, ऑप्शन डी, डाउनसाइजिंग, ऑप्शन डी, जॉब इवेल्युएशन, या ऑप्शन ई, इंडक्शन। रिक्रूटमेंट होता है कि हम लोग नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग एम्प्लॉयज को ही उनकी सीनियर पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट तो इसके लिए आंसर गलत हो जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग होता है, सक्सेशन प्लानिंग होता है कि इसकी जगह कोई और आएगा तो वो कौन होगा, क्या काम करेगा। डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग आप लोगों को निकाल देते हो। जॉब इवेल्युएशन, आप जॉब्स को इवेल्युएट करते हो। और इंडक्शन, इंडक्शन तो रिक्रूटमेंट के जस्ट बाद वाला स्टेप होता है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग एंश्योर्स लीडरशिप कंटिन्यूटी बाय प्रिपेयरिंग केपेबल एम्प्लॉयज फॉर द फ्यूचर मैनेजर पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या दिया है? अ ब्रांच मैनेजर पब्लिकली क्रिटिसाइजेज एन एम्प्लॉय फॉर अ माइनर मिस्टेक, विच एचआर प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड। एक एम्प्लॉय को पब्लिकली उसे डांट दिया जा रहा है, उससे कोई छोटी सी गलती हो गई, उसने लिया एम्प्लॉय को डांट दिया, धर के सुना दिया। इसमें कौन सा एचआर प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? एम्प्लॉय डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ये तो बिल्कुल वायलेट हुई है, भरे उसमें बीच में लोगों के बीच में आपने डांट डूट दिया, तो उसकी डिग्निटी और रेस्पेक्ट को चोट पहुंची है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इससे तो कुछ मतलब ही नहीं जब डांट पीट हो गया। वर्कफोर्स प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग का भी इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, आपने एम्प्लॉय की डांट लगा दी है। जॉब एनालिसिस, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है। कंपनसेशन मैनेजमेंट, इससे भी कुछ लेने देना नहीं है। तो क्या हुआ? जो आपकी डिग्निटी और रेस्पेक्ट थी आपने वो बेकार कर दी। एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड मैनेजर्स शुड प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक प्राइवेटली एंड रेस्पेक्टफुली। पब्लिक क्रिटिसिज्म लोअर्स मोरल एंड डैमेजेस एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रिंसिक अवार्ड, इसमें से एक्सट्रिंसिक अवार्ड बताना है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारा इंट्रिंसिक होता है, मोटिवेशन में पढ़ा था ना, वही चीज की बात हो रही है। सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारा इंट्रिंसिक होता है, तो एक्सट्रिंसिक के लिए गलत हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको काम से मिलती है और ये आपको अंदर से आता है, अंदर से है, दैट मीन्स ये इंट्रिंसिक हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है।
पर्सनल ग्रोथ की जब बात करें, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कोई सा भी हो सकता है। आपसे इसमें एक्सट्रिंसिक पूछा है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। सैलरी इंक्रीमेंट है, आपको आपको काम के बदले पैसा मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग प्राइमरली अपनी जॉब करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये इसका सही हो गया। सैलरी इंक्रीमेंट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ई, प्राइड इन वर्क। प्राइड की जो फीलिंग होती है, ये भी आपकी इंट्रिंसिक होती है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर गलत हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक अवार्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सैलरी हो गई, बोनस हो गया या प्रमोशंस हो गए। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन से आते हैं, तो ऑप्शन ई भी आपका इंट्रिंसिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी का इंक्रीमेंट। अ ब्रांच मैनेजर वांट्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद स्टाफ, विच प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव। अब अगर अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस जरूरी है? कंडक्ट रेगुलर स्टाफ मीटिंग एंड एनकरेज फीडबैक, कम्युनिकेट ओनली थ्रू रिटन नोटिस, अवॉइड एम्प्लॉय सजेशंस, रेस्ट्रिक्ट इंटरेक्शन विद जूनियर स्टाफ, डिस्कस ओनली डिसिप्लिनरी मैटर्स। देखो, सिर्फ डिसिप्लिनरी मैटर्स ही अगर आप डिस्कस करोगे, तो आप इंप्रूव तो कर ही नहीं पाओगे, आपको तो लिमिटेड हो जाएगा, तो ये तो हट गया। रेस्ट्रिक्शन इंटरेक्शन विद जूनियर स्टाफ, आप तो खुद ही रेस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हो, तो इंप्रूव कैसे करोगे? तो हट जाएगा। एम्प्लॉय सजेशन ही नहीं होगे, तो कम्युनिकेशन किस चीज़ के बारे में करोगे? ये भी हट जाएगा। कम्युनिकेट ओनली थ्रू रिटन नोटिस, ये तो बहुत ज़्यादा स्टर्न वो हो जाता है, स्टर्न वे। तो इसमें भी एम्प्लॉय खुश नहीं रहते, फिर बात करने का भी मन नहीं करता एम्प्लॉय का, कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, तो ये भी हट जाएगा। सिर्फ ये है कि आप रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स करो और उसमें फीडबैक को भी एनकरेज करो, कि एम्प्लॉय भी कुछ अपना फीडबैक दे पाए। तो ओपन कम्युनिकेशन हो जाता है ये। ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉय फीडबैक ऑफन लीड्स टू बेटर ऑपरेशनल डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ट्रेनिंग नीड्स का तो मतलब ही नहीं है। रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस, ये तो करना होता है। सॉरी, ट्रेनिंग नीड्स भी उसमें आइडेंटिफाई होती है और गुड परफॉर्मेंस भी आप देखते हो। हेल्पिंग प्रमोशन डिसीजंस, ये भी होते हैं। क्रिएटिंग अननेसेसरी कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज, ये नहीं होता। परफॉर्मेंस अप्रेजल में अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट नहीं करते हो आप। इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रिएटिंग अननेसेसरी कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal is intended to develop employees and support HR decisions. It should not create unhealthy competition or workplace conflict. A branch manager encourages employees to suggest innovative method to increase CASA deposits. कासा डिपॉजिट इंक्रीज करने के लिए इनोवेटिव मेथड मांगे हैं, इससे क्या होगा? सबसे पहले तो कासा डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कासा डिपॉजिट्स होते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा होता है। बैंक इन्हें लो कॉस्ट डिपॉजिट बोलता है। लो कॉस्ट डिपॉजिट, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है और करंट अकाउंट पर होता ही नहीं है। एफडी और आरडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है बैंक को। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय इनोवेटिव मेथड देंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और उनकी इनोवेशन भी निकल के सामने आएगी। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, इसके अंदर तो स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, एम्प्लॉयज को तो एनकरेज किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन का भी इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन होता है आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर, या ऑटोक्रेटिक में जो ऑटोक्रेटिक मैनेजर्स होते हैं वहां पर, जहाँ पे सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं। फियर बेस्ड मैनेजमेंट, फियर बेस्ड भी नहीं है, क्योंकि आप डरा धमका नहीं रहे हो, आप उनको एनकरेज कर रहे हो कि वो अपने इनोवेटिव मेथड शेयर करें। और माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेज भी आप नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय के पास फ्री विल है कि, और उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमें सजेशन दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्वाइटिंग एम्प्लॉय सजेशन इंक्रीजेज एंगेजमेंट, ऑफन रिजल्ट्स इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट improves बोथ मोरल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रहेगा, हमारे क्वेश्चंस हो गए। जो भी आप लोगों के इसमें डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, स्क्रीनशॉट लेके ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। UPCBL 2026 ये डाल के आप सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। जो भी आप लोगों का फीडबैक है, कुछ आपको गलत लगता है, कुछ आप लोगों को सजेशन चाहिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर ही मेरे को। और जैसे आप लोगों को मैंने पिछले सीरीज के अंदर भी बोला था, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले उसका आंसर अगर आप लोग टाइप कर सकते हैं, तो टाइप करके मेरे को उसका आंसर शेयर करें।
Thanks for watching this video. Keep learning, keep growing.